Assalamualaikum. I hope you all are doing well and good. So we are starting with मई जून 2022 पेपर वन वेरिएंट वन। ठीक है, हम लोग मई जून 2022 पेपर वन वेरिएंट वन कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट एमसीक्यू। द डायग्राम शो द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व फॉर एन इकोनॉमी दैट इज प्रोड्यूसिंग एट पॉइंट पी। पॉइंट पी पर अगर आप देखो तो ये बना रहा है 110 ऑफ गुड वाई एंड 100 ऑफ गुड एक्स। ठीक है, सही है, ऐसा ही है भाई। विच क्वांटिटी ऑफ एक्स इज गिवन अप टू प्रोड्यूस द क्वांटिटी ऑफ वाई शोन। एक्स की कितनी क्वांटिटी गिवन अप है बेटा? 110 वाई बनाने के चक्कर में अब मैं एक्स के 100 बना पा रहा हूं। बना कितने सकता था? 150। बना कितने सकता था? 150। बना कितने रहा हूं? 100। कितने फॉरगो करे? कितने फॉरगो करे? 50 यूनिट्स। कितने फॉरगो करे? 50 यूनिट्स। तो 50 यूनिट्स आपकी क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, वन का आंसर है बी। सही। आगे चलूं। टू। The Indian government operates a pension scheme. Which statement about this scheme would be classified as normative statement? गवर्नमेंट ने ऑपरेट करी है पेंशन स्कीम। बेटा आपको पहले भी बताया, पॉजिटिव स्टेटमेंट फैक्ट होता है और नॉर्मेटिव स्टेटमेंट ओपिनियन होता है। तो बताओ ओपिनियन क्या क्या है, चेक करते हैं। टू बी एलिजिबल इंडिविजुअल्स मस्ट बी अबव द एज ऑफ 60 एंड लिव बिलो द पॉवर्टी लाइन। ये फैक्ट है। सही। इन जनवरी 2020 एलिजिबल इंडिविजुअल्स एज 70 रिसीव 500 रुपीज पर मंथ। ये भी फैक्ट है, रिसीव कर लिए। In 2008, the Supreme Court said that the government must review pension payments because they are unrealistic. ओपिनियन दे रही है कि गवर्नमेंट को रिव्यू करना चाहिए। ये ओपिनियन है। कौन सी स्टेटमेंट हो गई? नॉर्मेटिव स्टेटमेंट। ठीक है, अब बाकी पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, ये भी फैक्ट ही हो गया ऑब्वियसली। ठीक है। थ्री। इकोनॉमिक्स स्टूडेंट्स हैव टू फिल इन द गैप्स इन द फॉलोइंग, but the three basic questions arising from the economic problem of scarcity are। क्या होते हैं भाई? थ्री फंडामेंटल क्वेश्चंस। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। क्या होता है भाई? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। थ्री का सी है। ठीक है भाई, इसमें तो कुछ शक नहीं है ना भाई। थ्री फंडामेंटल क्वेश्चंस क्या है? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। फोर बेटा, फोर इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। पुराना पास पेपर हम लोग कर रहे हैं, मनी अब आपके सिलेबस से हट चुका है, तो ये ए टू के अंदर चला गया, तो फोर वाला हम लोग स्किप कर रहे हैं। ठीक है। फाइव। The producer of a good with a price elastic demand observes that a rise in price is accompanied by a rise in total revenue. What might explain this? ये कह रहा है कि अगर एक प्रोडक्ट की डिमांड इलास्टिक है और अगर प्राइस बढ़ेगी तो उससे टोटल रेवेन्यू बढ़ेगा। सही कह रहा है, गलत कह रहा है? सही कह रहा है, गलत कह रहा है? सही कह रहा है, गलत कह रहा है? वैसे तो इलास्टिक में प्राइस को बढ़ाया जाता है तो रेवेन्यू आपका कम हो जाता है, लेकिन ये कह रहा है कि प्राइस के बढ़ने से रेवेन्यू बढ़ रहा है। इन चारों में से ऐसा कौन सा रीजन है जो इसको अकम्पाइन करेगा? इसको अकम्पाइन करेगा। चेक करते हैं। द प्रोडक्ट इज एन इंफीरियर गुड। बेटा इंफीरियर गुड तो लो क्वालिटी होता है, चीप होता है ना, तो उसमें तो आप प्राइस बढ़ा नहीं सकते, तो ये तो गलत हो गया। द राइज इन प्राइस वॉज ड्यू टू एन इंक्रीज इन डिमांड। सही तो कह रहा है कि यार डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो शॉर्टेज होगी, और जब शॉर्टेज होगी तो प्राइस बढ़ जाएगी। सही है, सही कह रहा है ना भाई? ये प्राइस बढ़ी है, इस प्राइस के बढ़ने को किसने अकम्पाइन करा है? डिमांड के बढ़ने ने। और जाहिर सी बात है, जब डिमांड बढ़ रही है तो प्राइस बढ़ी होगी तो भी लोग खरीदेंगे, तो रेवेन्यू बढ़ जाएगा। बी वाली स्टेटमेंट सही है। द सप्लाई ऑफ द गुड वॉज इन एडवोकेट टू मीट डिमांड। भाई जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई नहीं है। द सप्लाई ऑफ गुड वॉज प्राइस इन इलास्टिक। छोड़ दो भाई, सवाल पीईडी का है, तो उसमें सप्लाई का क्या लेना देना है? बी सी डी गलत है। What will increase producer surplus of farmers that grow carrots? बेटा प्रोड्यूसर सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस दो चीजों का डिफरेंस है, मिनिमम प्राइस का और एक्चुअल प्राइस का। तो बताओ भाई प्रोड्यूसर सरप्लस कब बढ़ेगा? जब एक्चुअल प्राइस, जब एक्चुअल प्राइस बढ़ जाए और मिनिमम प्राइस कम हो जाए, मिनिमम प्राइस नीचे आ जाए और एक्चुअल प्राइस बढ़ जाए, तो प्रोड्यूसर सरप्लस का जो ट्रायंगल है वो बढ़ जाएगा। तो ऐसा कब होगा? अ डिक्रीज इन डिमांड फॉर कैरेट्स। बेटा अगर डिमांड कम होगी ना, अगर डिमांड कम होगी तो सरप्लस होगा, और जब सरप्लस होगा तो प्राइस कम हो जाएगी। ऐसा ही है भाई, तो ए गलत है। अच्छा ये कैरेट्स का है, कैरेट्स का डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कैरेट सीड्स। डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कैरेट सीड्स। बेटा अगर कैरेट सीड्स की प्राइस कम होती है, अगर कैरेट सीड्स की प्राइस कम होगी, अगर कैरेट सीड्स की प्राइस कम होगी, बताओ अगर कैरेट सीड्स की प्राइस कम होगी तो कैरेट सीड्स की क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगी। तो ये कैरेट जो है ना वो उसका कॉम्प्लीमेंट्री गुड है, तो डिमांड फॉर कैरेट्स बढ़ जाएगी।
जब कैरेट की डिमांड बढ़ेगी तो कैरेट की शॉर्टेज होगी, और जब कैरेट की शॉर्टेज होगी तो कैरेट की प्राइस बढ़ जाएगी। तो आंसर बी बनता है। बी बनता है, क्योंकि प्रोड्यूसर सरप्लस कैसे बढ़ेगा, जब एक्चुअल प्राइस बढ़ जाए। आप डायग्राम बना के बेशक चेक कर लो। ये आपका सप्लाई कर्व है, ये आपकी प्राइस है, ये आपकी मिनिमम प्राइस है। तो भाई अगर प्राइस बढ़ती है तो आपका प्रोड्यूसर सरप्लस बढ़ जाएगा ना। पहले ये ट्रायंगल था, अब न्यू प्लस ओल्ड हो गया, तो आंसर बी बनता है। सी डी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अ डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कैबेज, कैबेज इसका सब्स्टिट्यूट है। सही है। सही है। और क्या कहते हैं, कैरेट का सब्स्टिट्यूट कैबेज है। अ डिक्रीज इन सब्सिडी ऑन कैरेट्स। बेटा अगर सब्सिडी डिक्रीज होती है, अगर सब्सिडी डिक्रीज होगी तो सप्लाई कम होगी। सही है। सब्सिडी डिक्रीज होगी तो सप्लाई कम होगी, शॉर्टेज होगी। शॉर्टेज होगी, प्राइस बढ़ेगी। सही कह रहा हूँ भाई, प्राइस बढ़ेगी। बोलो भाई, प्राइस बढ़ेगी हाँ या ना। बिल्कुल प्राइस बढ़ेगी सर। लेकिन आप देखो, सब्सिडी जब कम होगी तो सप्लाई कम हो जाएगी ना। अगर मैं डायग्राम बनाऊं, अगर मैं डायग्राम बनाऊं, ये डिमांड ये सप्लाई, ये आपका इक्विलिब्रियम है। सप्लाई कम हो गई, पीछे की तरफ आएगा। तो देखो, पहले प्रोड्यूसर सरप्लस ज्यादा था, प्रोड्यूसर सरप्लस कम हो जाएगा। सही है, तो ये भी गलत है, सिक्स का डी भी गलत है। सेवन, सेवन वाला रिपीटेड एमसीक्यू है, टॉपिकल्स में आया हुआ है। करते हैं, ट्राई करते हैं। A popular band is due to perform at a music concert in a venue that has 5,000 seat capacity. Recent appearance and the release of a new album have made the event band more popular. D1 and S is the represent the original supply of concert. D2 is the new demand curve. Which diagram represents likely outcome for the concert tickets? 7। बताओ भाई, 7 का क्या होगा। मुझे एक बात बताओ, इसने सप्लाई का तो बता दिया, कितनी कैपेसिटी है 5,000, तो इसका मतलब है सप्लाई तो फिक्स होगी। तो सप्लाई फिक्स ए के अंदर है, सी के अंदर है, डी के अंदर भी नहीं है, और बी के अंदर भी नहीं है। ये बात मानते हो। अब आंसर ए या सी में से। अब ये कह रहे हैं कि ये जो नया एल्बम आया है ना, ये जो नया एल्बम आया है, इससे इसकी डिमांड और बढ़ गई है। ये जो नया एल्बम आया है, इसकी डिमांड और बढ़ गई है। तो पहले बताओ, डिमांड कर्व हॉरिजॉन्टल कब से हो गया। तो ए भी गलत है, आंसर सी है, डिमांड बढ़ी है, डिमांड कर्व ने राइटवर्ड शिफ्ट मारा है। ठीक है, डिमांड कर्व ने किधर शिफ्ट मारा, राइटवर्ड्स। सही है, आंसर सी बनता है। ओके। ठीक है, ये डिमांड कर्व डाउनवर्ड बना हुआ है भाई। सही है, डिमांड कर्व डाउनवर्ड बना हुआ है। सही है। ये रिपीटेड एमसीक्यू है, ऐसा मैंने आपको बताया भी था। वाई डज एन इंडिविजुअल्स डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड्स टू द राइट। ये बोल रहा है डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग तो होता है, लेकिन राइट की तरफ क्यों होता है, राइट की तरफ। राइट की तरफ क्यों होता है बताओ। राइट की तरफ क्यों होता है। द एडिशनल सेटिस्फेक्शन एन इंडिविजुअल गेट्स फ्रॉम कंज्यूमिंग मोस्ट गुड डिक्रीजेस एज द कंजम्पशन इंक्रीजेस। ये कह रहा है जैसे जैसे आप एक गुड को कंज्यूम करते रहोगे तो आपकी सेटिस्फेक्शन डिक्रीज होगी। सही कह रहा है ना भाई। अगर मैं इस पानी की बोतल को कंटिन्यूसली कंज्यूम करता रहता हूं तो जो पानी से मिलने वाली मुझे सेटिस्फेक्शन है वो डिक्रीज होती रहेगी। सही कह रहा है। द एडिशनल सेटिस्फेक्शन एन इंडिविजुअल गेट्स फॉर कंजम्पशन डिक्रीजेस एज इनकम इंक्रीजेस। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। द इंडिविजुअल हैज फाइनाइट इनकम विच इज यूज टू अटेम्प्ट सेटिस्फाई मेनी वांट्स। फाइनाइट का मतलब है लिमिटेड इनकम है, लिमिटेड इनकम से आप मेनी वांट्स को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। रॉन्ग स्टेटमेंट। फॉर मोस्ट गुड्स द प्राइस चार्ज बाय प्रोड्यूसर फॉल्स एज द क्वांटिटी डिमांड इंक्रीजेस। बेटा अगर क्वांटिटी डिमांड बढ़ रही होगी तो वो प्राइस गिराएगा थोड़ी, वो प्राइस को बढ़ाएगा ना। तो ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट, आंसर ये बनता है। सही है। 9। व्हाट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। बेटा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या बताता है सर। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बताता है कि प्राइस के चेंज की वजह से क्वांटिटी सप्लाइड में कितना चेंज आएगा। तो फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये फॉर्मूला है भाई। क्या फॉर्मूला है भाई, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये फॉर्मूला है आपका। सही है। एक सेकंड दो, मुझे मोबाइल चार्ज पे लगाओ। फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो बताओ, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या बताता है। द चेंज इन द कंपैरिजन। पहले ये बताओ, द चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड व्हेन अ प्राइस चेंज। द चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड व्हेन डिमांड चेंज, भी गलत है। द कंपैरिजन ऑफ प्रोपोर्शनेट चेंज इन सप्लाई टू द प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड, नहीं। द कंपैरिजन ऑफ प्रोपोर्शनेट चेंज इन सप्लाई टू द प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्या कहते हैं प्राइस। आंसर डी है आपका। सही है। प्रोपोर्शनेट का मतलब होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। 9 का डी बनता है। व्हाट इज नेसेसरी फॉर कंज्यूमर सरप्लस टू बी जीरो। आपको याद है कंज्यूमर सरप्लस जीरो कब होगा, जब आपकी विलिंगनेस और आपकी एक्चुअल प्राइस सेम हो। और ऐसा कब होता था, ऐसा होता था परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में। डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है। सही है भाई। सप्लाई का कोई लेना देना नहीं है। और परफेक्टली इन इलास्टिक के अंदर, परफेक्टली इलास्टिक में कंज्यूमर सरप्लस जीरो होता है।
परफेक्टली इन इलास्टिक में कंज्यूमर सरप्लस इनफाइनाइट होता है क्योंकि आप विलिंगनेस को डिटरमाइन नहीं कर सकते। सप्लाई का लेना देना प्रोड्यूसर सरप्लस के साथ है, कंज्यूमर सरप्लस के साथ नहीं है, ठीक है। 11, व्हेन विल द प्राइस मैकेनिज्म नॉट फंक्शन एज अ सिस्टम ऑफ एलोकेटिंग रिसोर्सेस। बेटा प्राइस मैकेनिज्म क्या होता है? जहां पर डिमांड और सप्लाई प्राइसेस को मिलकर डिसाइड करेंगे और उसके हिसाब से रिसोर्स की एलोकेशन होगी। तो पहले हम लोग ये चेक कर लेते हैं कि प्राइस मैकेनिज्म कब फंक्शन करेगा। पहले हम लोग ये चेक करते हैं कि कब प्राइस मैकेनिज्म फंक्शन करेगा। एडवर्टिजमेंट, एडवर्टिजमेंट के ऊपर बैन होगा तो प्राइस मैकेनिज्म फंक्शन करेगा ना। एडवर्टिजमेंट कम होगी उसके हिसाब से एलोकेशन होगी। तो ए से तो प्राइस मैकेनिज्म फंक्शन करेगा। व्हेन दी गवर्नमेंट मेंटेन्स एन इफेक्टिव मैक्सिमम प्राइस। बेटा ये प्राइस मैकेनिज्म नहीं है, ये प्राइस क्या है? ये मैकेनिज्म है, कंट्रोल है। ये प्राइस मैकेनिज्म है, ये प्राइस कंट्रोल है। ये प्राइस कंट्रोल है, तो आंसर बी बनता है। आंसर बी बनता है भाई, ये प्राइस कंट्रोल है, ठीक है। व्हेन देयर इज अ लिमिटेड सप्लाई ऑफ द गुड्स, तो भी प्राइस मैकेनिज्म होगा। सप्लाई फिक्स हुई हुई है, तो जहां पर डिमांड सप्लाई इक्वल होता है वो प्राइस मैकेनिज्म होता है, वहां से प्राइस क्वांटिटी डिटरमाइन होती है, एलोकेशन डिटरमाइन होती है। व्हेन देयर इज अ पावरफुल कंपनी एबल टू सेट द मार्केट प्राइस। बेटा मार्केट प्राइस कैसे सेट होती है? जहां पर डिमांड सप्लाई इक्वल होता है और उसको प्राइस मैकेनिज्म कहते हैं। तो 11 का आंसर बी बनता है, ठीक है। द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस। बेटा इक्विलिब्रियम से ऊपर प्राइस है। विच कॉम्बिनेशन ऑफ चेंजेस इज सर्टेन टू रिजल्ट एज द मार्केट एडजस्ट टूवर्ड्स इक्विलिब्रियम। बेटा प्राइस बढ़ी हुई है, अभी प्राइस बढ़ी हुई है। तो जब प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांड कम होगी और क्वांटिटी सप्लाइड ज्यादा होगी। तो अगर मुझे मार्केट को वापसी इक्विलिब्रियम पे लेके आना है तो मुझे क्वांटिटी डिमांड को बढ़ाना पड़ेगा और क्वांटिटी सप्लाइड को कम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा भाई? क्वांटिटी डिमांड को बढ़ाना पड़ेगा, क्वांटिटी सप्लाइड को कम करना पड़ेगा। क्वांटिटी डिमांड को बढ़ाना पड़ेगा, क्वांटिटी सप्लाइड को कम करना पड़ेगा। आंसर बनता है सी, ठीक है। 12 का सी बनता है, सही है। ओके 13, व्हाट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट अ गुड विद पॉजिटिव एक्सीडी। बेटा आपको याद है, आपको पढ़ाया गया है जब भी एक्सीडी पॉजिटिव होगा हसीब कौन सा गुड होगा? जब भी एक्सीडी पॉजिटिव है इट्स अ सब्स्टिट्यूट गुड। याद है, एक्सीडी नेगेटिव है कॉम्प्लीमेंट है, एक्सीडी जीरो है अनरिलेटेड गुड है। ओके क्या करेंगे भाई 13 का? इट्स प्राइस विल बी सेंसिटिव टू चेंज इन प्राइस ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट। Its price will be sensitive to changes in quantity demand of close substitute. The quantity demand for this good will be sensitive to change in price of close substitute. Yes. बेटा ये उल्टा लिखा हुआ है, ए और बी में उल्टा लिखा हुआ है। ए और बी में उल्टा लिखा हुआ है। क्वांटिटी डिमांड प्राइस सेंसिटिव होगी, तो आंसर सी बनता है, ठीक है। द क्वांटिटी डिमांड फॉर दिस गुड विल बी सेंसिटिव टू चेंजेस इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट। बेटा नहीं, एक्सीडी बताता है कि एक गुड की प्राइस की वजह से दूसरे गुड की क्वांटिटी पे क्या फर्क आएगा, दो गुड्स की क्वांटिटी के दरमियान नहीं बताता। तो ए भी गलत है, बी भी गलत है, डी भी गलत है, सी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। इब्राहिम मैं एंड में रिपीट कर देता हूं, सही। 12 वाला आपको। 14, विच रो शोज द इफेक्ट ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम प्राइस डिस्क्राइब इन द हेडिंग्स ऑफ द टेबल शोन। मैक्सिमम प्राइस अबव द इक्विलिब्रियम। बेटा अगर मैक्सिमम प्राइस इक्विलिब्रियम के ऊपर लगती है क्या होगी? इफेक्टिव इनफेक्टिव। अगर मैक्सिमम प्राइस इक्विलिब्रियम के ऊपर लगती है तो क्या होगी? इफेक्टिव या इनफेक्टिव? इनफेक्टिव होगी और वापसी इक्विलिब्रियम पे आ जाएगी, तो नो इफेक्ट होगा। तो आंसर ए और बी तो काट दो आप पहले। मैक्सिमम प्राइस बिलो द इक्विलिब्रियम। बेटा अगर मैक्सिमम प्राइस इक्विलिब्रियम के नीचे लगेगी तो इससे प्राइस कम होगी, क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगी, क्वांटिटी सप्लाइड कम होगी। तो क्या होगा? मार्केट में क्यूडी ज्यादा है क्यूएस कम है, शॉर्टेज सरप्लस। शॉर्टेज होगी मतलब क्या होगी? शॉर्टेज होगी मतलब क्या होगी? एक्सेस डिमांड। तो आंसर सी बनता है। छोड़ दो, एंड में पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, छोड़ दो, नहीं पढ़ो। नहीं पढ़ो, छोड़ दो, कंफर्म हो गया, आंसर सी ही है, ठीक है। वैसे मिनिमम प्राइस अगर इक्विलिब्रियम के ऊपर लगती है तो एक्सेस सप्लाई होगी ना, सरप्लस हो जाएगा ना। प्राइस बढ़ेगी, क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ेगी, क्वांटिटी डिमांड कम होगी, सरप्लस होगा। अच्छा जी। A government decides to introduce toll charges to drive on all major roads. What is most likely to happen to the number of journeys made on roads and on minor roads? बेटा गवर्नमेंट ने जो चार्ज लगाया है ना वो मेजर रोड पे लगाया है। किधर लगाया है? मेजर रोड पर। तो ये बोल रहा है इससे नंबर ऑफ जर्नीज मेजर रोड पर और माइनर रोड पे क्या होगा? बेटा मेजर रोड पे रिड्यूस होगी, माइनर रोड पे इंक्रीज हो जाएगी। सिंपल है भाई, इसमें तो कुछ सोचने का ही नहीं है, ठीक है ना। ओके 16, 16 वाला बताओ। 16 वाला पढ़ देता हूँ, आप करके दो। 16 अच्छा एमसीक्यू है। द टेबल शोज डेटा फ्रॉम अ बस कंपनी डेट वाज प्राइवेटाइज्ड इन 2013। ये ईयर दिया हुआ है, रेवेन्यू दिया हुआ है। ये पैसेंजर जर्नीज परसेंटेज चेंज फ्रॉम प्रीवियस ईयर 2012 13 14 15। 12 में 470, 495, 430, 440।
अच्छा, परसेंटेज चेंज पिछले साल से क्या है? +5 +2 -2 -1। और इज मोस्ट लाइकली कंक्लूजन दैट कैन बी मेड फ्रॉम द डेटा। आपको एक एक ऑप्शन पढ़ के चेक करना पड़ेगा। बताओ 16 का क्या होगा आंसर? 16 का आंसर बता दो भाई, क्या होगा? 16 का आंसर बता दो भाई। थैंक्स उस्मान ब्रो। भाई 16 का आंसर प्लीज गाइस। इट्स वेरी इजी। 16, ओके। 16। एवरेज प्राइस वर हायर इन 2012 देन 2015। बोल रहा है 2012 के मुकाबले में 2015 में प्राइस ज्यादा थी। यार अगर 2012 के मुकाबले में 2015 में प्राइस ज्यादा थी, तो फिर पैसेंजर चेंज नेगेटिव में क्यों गया? अगर 2012 के मुकाबले में प्राइस 2012 में ज्यादा थी, 2015 में कम थी, ये कहना चाह रहा है ना? तो अगर 2015 में कम थी तो 2015 में नेगेटिव में क्यों गया और 2015 में रेवेन्यू क्यों गिर गया? ये तो गलत कह रहा है। अगर 2012 में ज्यादा थी तो 2012 में ही होना चाहिए था, 2015 में तो बढ़ना चाहिए था। एवरेज प्राइसेस वर हायर इन 2015 देन इन 2014। बेटा ये बोल रहा है 15 में प्राइस ज्यादा थी, 15 में प्राइस ज्यादा थी 14 के मुकाबले में। 15 में प्राइस ज्यादा थी 14 के मुकाबले में। अगर 15 में प्राइस ज्यादा थी 14 के मुकाबले में, सही कह रहा है ये। सही कह रहा है, 16 का भी बनता है, सही कह रहा है। सी भी पढ़ लेते हैं। द नंबर ऑफ पैसेंजर रिमेन सेम सिंस प्राइवेटाइजेशन, झूठ कह रहा है। प्रॉफिट्स हैव इंक्रीज सिंस प्राइवेटाइजेशन। बेटा प्रॉफिट इंक्रीज नहीं हुआ, रेवेन्यू डिक्रीज हो रहा है, मतलब प्रॉफिट भी डिक्रीज हो रहा है और ये नेगेटिव में भी जा रहा है। बाकी सारे ऑप्शन गलत है। 17। 17। ए वाला गलत है दोस्त। द डायग्राम शोज मार्केट फॉर इलेक्ट्रिसिटी इन अ कंट्री विद फिक्स सप्लाई, ठीक है भाई, सप्लाई परफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इंट्रोड्यूस द मैक्सिमम प्राइस टू मेक अफोर्डेबल। बेटा ये मार्केट प्राइस है जहां पर डिमांड सप्लाई इक्वल है, और ये इसने मैक्सिमम प्राइस लगा दी है। मैक्सिमम प्राइस इक्विलिब्रियम के नीचे लगी है, बिल्कुल सही है। तो जहां मैक्सिमम प्राइस लगी है, यहाँ से डिमांड कर जाएगी क्वांटिटी डिमांड, और ये आ जाएगी क्वांटिटी सप्लाइड। क्वांटिटी सप्लाइड तो फिक्स हुई हुई है डिस्पाइट ऑफ द मैक्सिमम प्राइस। तो आप मुझे देख के बताओ, क्यूडी ज्यादा है क्यूएस कम है? व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ दिस? क्या इफेक्ट होगा? इट विल एनकरेज प्रोड्यूसर टू बिल्ड मोर पावर स्टेशन इन द फ्यूचर। बेटा सप्लाई तो फिक्स है। इट विल एनकरेज डेवलपमेंट ऑफ रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नहीं। इट विल इंक्रीज प्रोड्यूसर सरप्लस। प्रोड्यूसर सरप्लस चेक कर लेते हैं। पहले आपका प्रोड्यूसर सरप्लस था, प्रोड्यूसर सरप्लस तो इनफाइनाइट है। प्रोड्यूसर सरप्लस इनफाइनाइट है क्योंकि मिनिमम प्राइस अंदर निकाली नहीं जा सकती। इट विल इंक्रीज प्रोबेबिलिटी ऑफ पावर कट्स। यस, पावर कट्स की प्रोबेबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। आंसर डी बनता है 17 का, सही है। व्हाट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसफर पेमेंट? बेटा ट्रांसफर पेमेंट का मतलब ये नहीं होता अमीर से पैसा लेकर गरीब को देना। अगर एक बाप अपने बेटे को पैसे दे रहा है तो वो भी ट्रांसफर पेमेंट है। जो बंदा नहीं कमाता ना उसको पैसे मिल रहे हैं, एक ट्रांसफर पेमेंट की एग्जाम्पल है। 18। गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन हॉस्पिटल, ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन मोटरवे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है। मिनिमम वेज एक पॉलिसी है। वेलफेयर बेनिफिट्स इज एन अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट। 18 का आंसर डी है, ठीक है। 19। टर्की कैन प्रोड्यूस a good but also import some of the group from Egypt. The Turkey's currency depreciates against the Egyptian currency. How is this likely to affect production of goods in Egypt and in Turkey? बेटा मुझे एक बात बताओ,
टर्की खुद गुड भी बनाता है लेकिन कुछ गुड इंपोर्ट करता है इजिप्ट से। टर्किश करेंसी डेप्रिशिएट हुई है, इजिप्शियन करेंसी अप्रिशिएट हो गई। बेटा मुझे बताओ, अगर टर्किश करेंसी डेप्रिशिएट होती है तो टर्की का एक्सपोर्टेड गुड सस्ता होगा, टर्की का एक्सपोर्टेड गुड सस्ता लगेगा इजिप्ट वाले को, और हमें इजिप्ट वाले का एज ए तुर्किश मुझे इंपोर्टेड गुड महंगा लगेगा। तो मुझे बताओ, टर्की की प्रोडक्शन टर्की की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी क्योंकि टर्की का गुड सस्ता लगेगा, तो इंक्रीज इंक्रीज होना चाहिए। ए और सी काट दो। इजिप्शियन की प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि इजिप्शियन गुड मुझे अब महंगा लग रहा है क्योंकि मैं एज अ टर्किश मेरी करेंसी सस्ती हो गई है। तो क्या होगा आंसर? इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है, आंसर बी बनता है, सही है। 20, द टेबल शो द कंट्रीज टोटल आउटपुट एंड एवरेज प्राइस इन ईच ईयर। ईयर वन, ईयर टू, ईयर थ्री। आउटपुट दिया हुआ है 10, 12, 13, प्राइस 20, 24, 26। What can be concluded about output? What can be concluded about output? Nominal output and real output increase at the same rate। कह रहा है नॉमिनल आउटपुट और रियल आउटपुट सेम रेट पे इंक्रीज हुआ। मुझे एक बात बताओ, ये जो आउटपुट है ये कौन सा आउटपुट है? नॉमिनल, रियल है। ये कौन सा आउटपुट है? ये नॉमिनल आउटपुट है। अगर मैं इसमें से प्राइस को यानी कि इन्फ्लेशन रेट को माइनस कर दूं तो ये कौन सा आउटपुट हो जाएगा? ये रियल आउटपुट हो जाएगा। तो कितना हो गया? -10, -12, और ये हो जाएगा -13। तो रियल आउटपुट के ऊपर क्या इफेक्ट है? कोई बच्चा लिख के बताएगा? रियल आउटपुट -10, -12, रियल आउटपुट कम हो रहा है और नॉमिनल आउटपुट बढ़ रहा है। अब आंसर ढूंढो, अब आंसर हो जाएगा 20 का। अब ढूंढो, नॉमिनल आउटपुट एंड रियल आउटपुट हैज इंक्रीज एट द सेम रेट। नो। नॉमिनल आउटपुट रोज एट अ फास्टर रेट देन रियल आउटपुट। यस, नॉमिनल रियल आउटपुट के मुकाबले में ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। नॉमिनल आउटपुट रोज एट एन इंक्रीजिंग रेट। कहाँ से इंक्रीजिंग रेट? हर साल एक एक से बढ़ा है, 1 से 2, 10 से 2, 2, 2, इसके बाद 12 से 13, 1 से बढ़ा है। डिक्रीजिंग रेट है। शुरू में इंक्रीजिंग रेट है लेकिन बाद में डिक्रीजिंग रेट है। ये कह रहा है कि सिर्फ इंक्रीजिंग रेट, गलत कह रहा है। सी भी गलत है। रियल आउटपुट रोज एट अ कांस्टेंट रेट, गलत कह रहा है। पहले 10 से 12, फिर 12 से 13, ये भी कांस्टेंट नहीं है, तो आंसर बी बनता है। 13, द डायग्राम शोज द चेंज इन सप्लाई कर्व फॉर इंपोर्ट फ्रॉम S1 टू S2 टू कर्व S2 S2। पहले S1 S2 था, अब पहले S2 S1 था, अब S1 से S2 हो गया। आफ्टर द इंट्रोडक्शन बाय द गवर्नमेंट ऑफ अ ट्रेड, व्हाट आर द फॉर्म ऑफ प्रोटेक्शन? कौन सी प्रोटेक्शन पॉलिसी लगाई है इसने? इसने कौन सी प्रोटेक्शन पॉलिसी लगाई है बताओ बेटा। अगर आप देखो, पहले जो आपका कर्व था वो था S1, अब आपका कर्व हो गया है S2। तो S2 पे इसने इंपोर्ट की क्वांटिटी को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। कौन सी पॉलिसी थी? लिमिट ऑन क्वांटिटी ऑफ इंपोर्टेड गुड। क्या लगाया है इसने? टैरिफ। टैरिफ लगाया है। टैरिफ तो टैक्स होता है, एम्बार्गो बैन होता है। कोटा लगाया है, हाँ कोटा लगाया है। कोटा इज द लिमिट ऑन क्वांटिटी ऑफ इंपोर्टेड गुड। तो आंसर क्या बनता है 21 का? सी। 22, दी एग्रीगेटेड डिमांड एग्रीगेटेड सप्लाई का डायग्राम शोन्स इन एन इकोनॉमी इज एट एक्स। ये एक्स पे आपका एग्रीगेटेड सप्लाई है और ये आपका एग्रीगेटेड डिमांड है। इन दिस इकोनॉमी अ सिवियर शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल कॉजेज अ लार्ज राइज इन देयर प्राइस। बेटा रॉ मटेरियल की शॉर्टेज है, रॉ मटेरियल की शॉर्टेज है मतलब एग्रीगेटेड सप्लाई कम हो गई है। गाड़ी, हाँ शायद चाहिए हो। चल ले जा ले जा ले जा। आप पूछ। हाँ ले जा ले जा। मैं स्विफ्ट ले जा रहा हूँ। सही है, ले जा, मैं यार से ले जाऊंगा। छोड़ दे, मैं नहीं ले जा रहा। अरे छोड़। अच्छा, एग्रीगेटेड सप्लाई कम हो रही है, एग्रीगेटेड सप्लाई कम होगी तो शॉर्टेज होगी, और शॉर्टेज होगी तो प्राइस बढ़ जाएगी, ये कह रहा है। द इफेक्ट ऑफ दिस इज शोन एज अ मूव टू द विच पॉइंट। बेटा एग्रीगेटेड सप्लाई AS1 से AS2 पे जाएगी और एग्रीगेटेड डिमांड अपनी जगह पर कांस्टेंट होगी, तो आंसर क्या हो जाएगा? 22 का बी हो जाएगा। एग्रीगेटेड सप्लाई कम हो गई है, एग्रीगेटेड डिमांड अपनी जगह पर कांस्टेंट है, ठीक है। वाई माइट अ गवर्नमेंट इम्पोज अ टैक्स ऑन फ्यूल एक्सपोर्ट? बेटा फ्यूल हम जो फ्यूल एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसके ऊपर गवर्नमेंट टैक्स क्यों लगाएगी? गवर्नमेंट टैक्स क्यों लगाएगी? 23, गवर्नमेंट हमारे एक्सपोर्ट के ऊपर टैक्स क्यों लगाएगी? टू एनकरेज डोमेस्टिक रिफाइनरीज टू इंक्रीज प्रोडक्शन, टू इम्प्रूव कंट्रीज ट्रेड बैलेंस,
रिड्यूस फ्यूल प्राइसेस फॉर डोमेस्टिक कंज्यूमर, यस। रिड्यूस गवर्नमेंट बजट सरप्लस, नहीं। एक्सपोर्ट के ऊपर, फ्यूल एक्सपोर्ट के ऊपर टैक्स इसलिए लगाया है ताकि जो हमारा डोमेस्टिक कंज्यूमर हो ना, उसके लिए फ्यूल की प्राइस कम हो जाए। बेटा, अगर गवर्नमेंट ने अगर गवर्नमेंट ने 23, सुन लो, आपसे बता रहा हूँ, अगर गवर्नमेंट ने जो मैं फ्यूल एक्सपोर्ट कर रहा हूँ उसके ऊपर टैक्स लगाया है, तो इसलिए टैक्स लगाया होगा ना ताकि गोरे को माल महंगा लगे। सही है, उसने एक्सपोर्ट के ऊपर टैक्स लगाया है। मतलब इन शॉर्ट ये स्टेटमेंट ये कहना चाह रही है कि हमारी गवर्नमेंट ने हमारे ही गुड के ऊपर टैक्स लगाया है ताकि वो हमारा गुड, बाहर वाला हमारा गुड कम इंपोर्ट करे। टैक्स तो बाहर वाला बढ़ेगा ना भाई, बात समझो। व्हाट विल लीड टू अ फॉल इन दी कंट्रीज टीओटी? बेटा, टीओटी कब फॉल होगा? टीओटी वर्सन कब होगा? जब एक्सपोर्ट की प्राइस कम होगी और इंपोर्ट की प्राइस बढ़ जाएगी। इंप्रूव नहीं बोल रहा, वर्सन बोल रहा है भाई। तो कब कब होगा? टीओटी क्वांटिटी को मेजर करता है, काट दो सीओटी। अ फॉल इन प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट रिलेटिव टू द प्राइस ऑफ इंपोर्ट। ठीक है, अ फॉल इन प्राइस ऑफ इंपोर्ट रिलेटिव टू द प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट, आंसर ये बनता है 25। 25 वाला बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा सा है ना, ग्राफ अजीब सा बना हुआ है। तो मैं चाहूंगा 25 आप लोग करो, फिर मैं आपको करा देता हूँ, बहुत इजी है वैसे। द डायग्राम शोज थ्री लाइन दैट शोज वैल्यू ऑफ इकोनॉमीज एक्सपोर्ट इंपोर्ट एंड ट्रेड बैलेंस बिटवीन 2011-12। हाउ शुड द लाइंस बी लेबल्ड? हाउ शुड द लाइंस बी लेबल्ड? अच्छा जी, खतरनाक सवाल दे दिया इसमें। अब देखो यहाँ पर है ना, इस सवाल में बच्चों ने तुक्के मारे थे। इस सवाल में बच्चों ने तुक्के मारे थे। हाँ भाई, एक तरीका है, आप आंसर जज कर सकते हो। मुझे एक बात बताओ, अम, किसी को डिसइंफ्लेशन या इन्फ्लेशन डिफ्लेशन वाला ग्राफ याद है? यस नो में जवाब दे दो। किसी को इन्फ्लेशन डिफ्लेशन डिसइंफ्लेशन वाला ग्राफ याद है? हाँ भाई, याद है? इन्फ्लेशन डिफ्लेशन डिसइंफ्लेशन वाला ग्राफ याद है? अगर याद है ना तो आप ये एमसीक्यू कर लोगे। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, तीन लाइन है आपके पास, तीन लाइन है आपके पास। पहले आप आइडेंटिफाई कर लो, पहले आप आइडेंटिफाई कर लो कि ट्रेड ट्रेड बैलेंस की, बैलेंस ऑफ ट्रेड की कौन सी लाइन हो सकती है। बेटा, बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस में भी हो सकता है, डेफिसिट में भी हो सकता है, ऐसा ही है भाई। तो ढूंढो, नेगेटिव में कोई लाइन जा रही है? नेगेटिव में कोई लाइन जा रही है? 1 2 3 लिख के बताओ मुझे, कौन सी लाइन जा रही है नेगेटिव में? 1 2 3। 2। 3 नहीं जा रही ओए, 2 जा रही है, चेक करो, ये 2 वाली लाइन है। 2 वाली है तो इसका मतलब है ट्रेड इन गुड्स, जो लाइन 2 है ना वो ट्रेड इन गुड्स की होगी। ये बात मानते हो? ये बात मानते हो? सबसे पहले मैं ए और सी को गलत कर देता हूं, दो ऑप्शन तो कट गए। अब बताओ, एक ये है पॉजिटिव और ये है नेगेटिव, ये है पॉजिटिव और ये है नेगेटिव। अब मुझे एक बात बताओ, जब मैं एक्सपोर्ट करूंगा तो पैसा आएगा, पैसा आएगा ना। तो अगर पॉजिटिव ज्यादा है तो उसका मतलब है एक्सपोर्ट ज्यादा है। तो ये पॉजिटिव वाली लाइन जो सबसे ज्यादा होगी वो किसकी लाइन होगी? वो एक्सपोर्ट की लाइन होगी। और ये, अगर ये वाली लाइन है, ये किसकी बच गई? ये इंपोर्ट की हो गई। सही है ना? अगर पॉजिटिव है, एक्सपोर्ट ज्यादा है मतलब पॉजिटिव में ना, तो आंसर क्या बनता है? लाइन 1 एक्सपोर्ट की है, लाइन 2 बैलेंस ऑफ ट्रेड की है और लाइन 3 इंपोर्ट्स की है। तो 25 का बी बनता है। 26, व्हाट वुड बी द बेस्ट पॉलिसी टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ अ करेंसी? व्हाट वुड बी द बेस्ट पॉलिसी टू इंक्रीज वैल्यू ऑफ अ करेंसी? बेटा, करेंसी की वैल्यू को बढ़ाना है, करेंसी की वैल्यू को बढ़ाना है, क्या करें? करेंसी की वैल्यू को बढ़ाना है, क्या करें? इम्पोज टैरिफ ऑन इम्पोर्टेड गुड्स विद इनइलास्टिक डिमांड, इंक्रीज इंटरेस्ट रेट। क्यों भाई? अगर आपको याद हो तो, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो एक्सचेंज रेट बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट रेट और एक्सचेंज रेट में कौन सा रिलेशन था? पॉजिटिव। आंसर बी बनता है, छोड़ दो बाकी सबको। 26 का आंसर बी है, याद आ गया भाई? 27, द सेंट्रल बैंक ऑफ एन इकोनॉमी डिसाइड्स टू रेज इंटरेस्ट इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट कैपिटल इनफ्लोज एंड इंप्रूव द फाइनेंशियल अकाउंट ऑन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। बेटा, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा
तो इनफ्लोज अट्रैक्ट होंगे, फाइनेंशियल अकाउंट इंप्रूव होगा। व्हाट इज द सेंट्रल बैंक्स डिसीजन लीस्ट लाइकली टू बी इफेक्टिव? व्हेन, कब ऐसा लीस्ट लाइकली होगा कि इफेक्टिव नहीं होगा इसका डिसीजन? तो चेक कर लेते हैं कब मोस्ट लाइकली का इसका डिसीजन इफेक्टिव होगा। व्हेन द करेंसी ऑफ द इकोनॉमी इज एक्सपेक्टेड टू लूज इट्स वैल्यू, तो इसका डिसीजन लीस्ट लाइकली होगा। व्हेन द इकोनॉमी इज पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली स्टेबल, तो इसका डिसीजन मोस्ट लाइकली होगा। व्हेन द इंटरेस्ट रेट इज हायर देन द रेट ऑफ द कंट्री, तो भी इसके मुल्क में इन्वेस्टमेंट आएगी, इसका डिसीजन मोस्ट इफेक्टिव होगा। व्हेन रिजर्व्स ऑफ फॉरेन करेंसी आर हेल्ड बाय सेंट्रल बैंक एंड दे आर हाई एंड राइजिंग, तो भी इफेक्टिव होगा। यही एक ऐसा रीजन है जिसमें सेंट्रल बैंक का जो है ना वो डिसीजन इनइफेक्टिव होगा। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट रेट जब बढ़ता है तो एक्सचेंज रेट बढ़ता है, और ऑप्शन ये कह रहा है कि एक्सचेंज रेट जब गिरेगा तो लीस्ट इफेक्टिव होगा ना। ये तो लॉ की धज्जियां उड़ गई। सही है, रिलेशन ही इसने तबाह कर दिया, तो इसलिए आंसर बनता है 27 का ए। व्हाट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी? बेटा एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी का टारगेट होता है एग्रीगेटेड डिमांड को बढ़ाना, जिसके लिए आप टैक्स को कम करोगे और आप गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ा दोगे। तो पहले आप एक्सचेंज रेट मनी सप्लाई को कम खत्म खत्म कर दो, क्योंकि ये मॉनेटरी पॉलिसी का हिस्सा है। बेटा जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है और टैक्स रेवेन्यू कम हो रहा है, तो बजट किसके अंदर जा रहा है? डेफिसिट। अ डिक्रीज इन बजट डेफिसिट, अ डिक्रीज इन बजट सरप्लस, अ डिक्रीज इन बजट सरप्लस, ऐसा ही है। बजट सरप्लस कम होगा ना, क्योंकि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, टैक्स रेवेन्यू कम हो रहा है। वाई विल अ कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी रिड्यूस इन्फ्लेशन? बेटा कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब है कि आप मनी सप्लाई को कम कर रहे हो और इंटरेस्ट रेट को बढ़ा रहे हो। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो एक्सचेंज रेट भी बढ़ेगा। सही कह रहा हूँ? तो इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, बैंक ज्यादा लेंड करेगा? नहीं, गलत कह रहा है। कंज्यूमर की डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा होगी? कंज्यूमर की डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा होगी? नहीं, क्योंकि वो सेव कर रहा होगा। तो डिस्पोजेबल इनकम वो होती है टैक्स कटने के बाद होती है, और जो आपके हाथ में रह जाती है। कंज्यूमर्स विल पे मोर टैक्स, कंज्यूमर्स विल सेव मोर। ठीक है, आंसर डी बनता है लास्ट। 30, the government of a country is worried about a large deficit on the current account of its balance of payment and increasing rate of inflation. The country has a fixed exchange rate for its currency. वैसे एक बात आपको बता दूं, हमारे कोर्स में फिक्स एक्सचेंज रेट नहीं है। हम इस एमसीक्यू को अब अटेम्प्ट करना हमारे लिए फजूल है, छोड़ दो। फिक्स एक्सचेंज रेट हमारे कोर्स में नहीं है, ठीक है। पुराना पास पेपर है, लेकिन इट्स गुड फॉर प्रैक्टिस। 23 के बाद आपका सिलेबस चेंज हुआ है।